हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास हम देख रहे थे। मेवाड़ के इतिहास की पिछली क्लास में हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा की थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सारे हमने कवर कर लिए थे। जो जो एग्जाम में पूछा जाता है सारा सब कुछ हमने देख लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मेवाड़ का क्या होता है, अकबर की क्या रणनीति रहती है, मेवाड़ में महाराणा प्रताप की क्या रणनीति रहती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अकबर ने मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी, मुगल दरबार में प्रवेश बंद कर दिया था। अर्थात अकबर ने इस युद्ध में अपनी हार मानी थी। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया और जो मुगलों की सैनिक चौकियां जहां जहां लगी हुई थी उनको तबाह करना शुरू कर दिया था। इसी तरह आगे चलकर गोगुंदा पर भी महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था और गोगुंदा पर मांडन कुपावत को नियुक्त कर दिया था। मांडन कुपावत को गोगुंदा में नियुक्त कर दिया जाता है। अब अकबर इससे काफ़ी बौखलाया हुआ था, काफ़ी नाराज़ था और आगे चलकर अकबर स्वयं मेवाड़ में सेना लेकर आता है। घटना है 13 अक्टूबर 1576 की। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं मेवाड़ में सेना लेकर आता है। एक काफ़ी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश करता है। महाराणा प्रताप यहाँ पर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली या बोल दो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अकबर यहाँ पे विशाल सेना लेकर आता है। अकबर के साथ मान सिंह के पिता भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां भी रहते हैं। महाराणा प्रताप को पकड़ने में असमर्थ रहता है। महाराणा प्रताप के पीछे मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां को भी भेजा जाता है, लेकिन ये भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असमर्थ रहते हैं। आगे चलकर हम बात करें तो गोगुंदा पर यहाँ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। अकबर उसके बाद में मेवाड़ से चला जाता है, वापस अजमेर चला जाता है। गोगुंदा के ऊपर मुजाहिद बेग को नियुक्त करके अकबर चला जाता है। जैसे ही अकबर जाता है, मुजाहिद बेग पर महाराणा प्रताप आक्रमण कर लेते हैं। आक्रमण करके गोगुंदा को वापस अपने अधिकार में ले लेते हैं और मांडन कुपावत को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। अकबर यहाँ से काफ़ी बौखलाया हुआ था और महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजता है। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 4 सैन्य अभियान भेजे। 1577, 78, 79 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में, 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में, 1577, 78, 79 में शाहबाज खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजता है, लेकिन शाहबाज खां भी असमर्थ रहता है। महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में सफल नहीं हो पाता है। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना का परिवार शेरपुर गांव में ठहरता है। जब महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को, या आप इसे अमर सिंह प्रथम कहें तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आगे चलकर एक और अमर सिंह आएंगे, तो अमर सिंह प्रथम को जब इस बारे में पता लगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना का परिवार शेरपुर में ठहरा हुआ है, तो अमर सिंह प्रथम उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं। जब इस बात का पता महाराणा प्रताप को लगा तो महाराणा प्रताप तुरंत अमर सिंह प्रथम के पास संदेश भिजवाते हैं और लिखते हैं कि अब्दुल रहीम खाने के परिवार को तुरंत रिहा किया जाए। महाराणा प्रताप की उदारता के बारे में आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने उदार थे। उनके परिवार को सुरक्षित पहुंचाया जाता है, परिवार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अब्दुल रहीम खाने खाना भी इससे काफ़ी प्रभावित होता है, महाराणा प्रताप से काफ़ी प्रभावित होता है। वो भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असमर्थ रहता है। 1581, 1582 कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप को अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने में काफ़ी सहायता मिल जाती है और इसी के चलते आगे चलकर 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर वर्तमान में राजसमंद में पड़ता है। महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य ये युद्ध होता है। एक तरफ महाराणा प्रताप हैं, दूसरी तरफ सुल्तान खां हैं।
सुल्तान खां के ऊपर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम आक्रमण करते हैं और भाले के प्रहार से इतना भयंकर आक्रमण होता है कि भाला सुल्तान खां के आर पार निकल जाता है। ये देखकर मुगल सेना भाग जाती है और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान शुरू किया था वो दिवेर से ही शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था, तो दिवेर से ही शुरू किया था। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय होती है। अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान 1584 ईस्वी में भेजता है। जगन्नाथ कछुआ यहाँ पर अंतिम बार आता है। अकबर अंतिम बार दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछुआ को भेजता है। उसके बाद में कोई भी सैनिक अभियान नहीं भेजा जाता। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, जो 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहती है। 1585 में महाराणा प्रताप चावंड को राजधानी बनाते हैं, जो महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी भी थी। पहली राजधानी की बात करें गोगुंदा, दूसरी कुंभलगढ़, और जो तीसरी और अंतिम राजधानी थी वो चावंड थी, जो मेवाड़ की 28 वर्षों तक राजधानी रही थी। 19 जनवरी 1597 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जिन्हें हम मेवाड़ का शेर भी कहते हैं। 1597 राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, एक विशाल सेना जो मुगल भेजते थे उसका डटकर सामना किया, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो जाती है। बारडोली गांव में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बारडोली गांव में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली गांव में है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि रहे हैं चक्रपाणी मिश्र। इनके बारे में भी एग्जाम में आजकल काफ़ी पूछा जाता है। इन्होंने 4 रचनाएं हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन और राज्याभिषेक पद्धति। मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। इनका नाम है चक्रपाणी मिश्र। ऐसे ध्यान रखना, इन्होंने चक्कर चलाया जो पूरे विश्व में चला, तो विश्ववल्लभ। उसके बाद में चक्कर का मुहूर्त किया गया, तो मुहूर्तमाला। मुहूर्त करने के बाद में चक्कर का व्यवहार देखा गया कि व्यवहार कैसा है, तो व्यवहार दर्शन। और व्यवहार देखने के बाद उसका राज्याभिषेक किया गया, तो राज्याभिषेक पद्धति। इस तरह से आपको चारों ध्यान रखने हैं। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन और राज्याभिषेक पद्धति। चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आगे आने वाला शासक कौन बनता है। महाराणा प्रताप के बाद में आगे शासक कौन बना? 1597 से 1620 तक मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम रहे, जो महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप और अजबदे पंवार के ये पुत्र थे। अमर सिंह प्रथम इनका नाम है। दोस्तों, जब अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं तो इनके सामने काफ़ी चुनौतियां रहती हैं। काफ़ी समय से चल रहे युद्धों से मेवाड़ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति खराब हो चुकी है। मेवाड़ के जो सामंत हैं, सरदार हैं, और अमर सिंह के जो पुत्र हैं करण सिंह, वो भी इनको यही सलाह देते हैं कि हमें मुगलों से संधि कर लेनी चाहिए। और इसी के चलते आगे चलकर अमर सिंह प्रथम 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि कर लेते हैं। अकबर का पुत्र है जहांगीर।
जहांगीर यहाँ पर खुर्रम को संधि प्रस्ताव के साथ भेजता है। खुर्रम जिसे हम शाहजहाँ बोलते हैं, शाहजहाँ को संधि प्रस्ताव के साथ भेजा जाता है। अब इस संधि की क्या क्या शर्तें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ के महाराणा को मुगल दरबार में प्रवेश से मुक्त रखा गया, उनके ज्येष्ठ पुत्र मुगल दरबार में प्रवेश करेंगे। संधि की और शर्तों की हम बात करें तो मेवाड़ के महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ये संधि की शर्तों में लिखा हुआ था। मेवाड़ के महाराणा मुगलों को 1000 सवार देंगे, 1000 सवार दिए जाएंगे। और हम बात करें जो वेरी मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा को दे दिया जाएगा, चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा को दे दिया जाएगा, लेकिन महाराणा इसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। ये संधि की शर्तों में लिखा हुआ था। सर टॉमस रो लिखते हैं, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, ना कि बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, ना कि बल से। आगे चलकर अमर सिंह प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में प्रस्तुत होते हैं। 5000 का मनसब उनको दिया जाता है, 5000 का मनसब उन्हें दिया जाता है। अमर सिंह प्रथम के काल को राजपूत काल का अभ्युदय काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में कला और साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था। ध्यान रखना है, अमर सिंह प्रथम के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में कला और संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ था। आगे चलकर 1620 में अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनका जो अंतिम संस्कार किया गया, जो इनकी छतरी बनी हुई है वो आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। ये मेवाड़ के प्रथम महाराणा हैं जिनकी छतरी आहड़ उदयपुर में है। इसके बाद में मेवाड़ के जो भी महाराणा हुए हैं उन सब की छतरी आहड़ उदयपुर में है। प्रथम कौन है? अमर सिंह प्रथम ही हैं जिनकी छतरी आहड़ उदयपुर में है। इनके बाद में जितने भी महाराणा हुए हैं उन सब की छतरी आहड़ उदयपुर में है, आपको ध्यान रखना है। तो 1620 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र करण सिंह मेवाड़ का शासक बनता है, जो 1620 से लेकर 1628 ईस्वी तक शासक रहता है। करण सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक हैं जिन्हें मनसब पद से अलंकृत किया गया। करण सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक हैं जिन्हें मनसब पद से अलंकृत किया गया। और हम करण सिंह की बात करें तो करण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। आपको ध्यान रखना है, करण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, पूरा नहीं करवाया, शुरू करवाया था। 1628 में इनकी मृत्यु के पश्चात जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बनते हैं, जो 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रशस्ति को जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। कैसे याद रखोगे? जगदीश हम किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। तो कृष्ण जी से याद रखना, कृष्ण भट्ट इसके रचयिता हैं। जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। इस जगदीश मंदिर के पास ही जगत सिंह प्रथम की धाय नोजूबाई का मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण इनकी धाय नोजूबाई ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जगदीश मंदिर के पास ही इनकी धाय है नोजूबाई, उनका मंदिर भी बना हुआ है जिसका निर्माण नोजूबाई ने ही करवाया था, आपको ध्यान रखना है। जगत सिंह प्रथम की एक इम्पोर्टेंट घटना है जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती है। जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवा के मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था। जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया था और इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया था, आपको ध्यान रखना है। जगत सिंह प्रथम ने पिछोला झील में जग मंदिर महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, जिसका निर्माण कार्य शुरू करण सिंह ने करवाया था, उसका निर्माण कार्य पूर्ण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। जग मंदिर का निर्माण कार्य जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
इनके बाद में जो आगे आने वाले शासक बनते हैं वो राज सिंह बनते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनके समय काफ़ी निर्माण कार्य हुए हैं, इनके समय की काफ़ी घटनाएं हैं जो एग्ज़ाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। आगे आने वाली क्लास में हम राज सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।